हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट त्रिशूल पीवाईक्यू सीरीज। आज हम पढ़ने जा रहा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पीवाईक्यूज। देखिए, ये क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर दिया। सर, इसमें चार आयन्स दिया है। ये चार आयन्स में कौन सा आयन के पास 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, यही हमारा क्वेश्चन है। अगर आपने उसका आयन्स का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व किया, कोबाल्ट +3 के पास 3d6 कॉन्फ़िगरेशन रहा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी। अब देखिए, इधर भी ग्रुप ऑफ आयन्स दिया, इसमें कौन सा आयन का कॉन्फ़िगरेशन 3d2 पूछ रहा है। तो कौन सा सेट ऑफ आयन्स का कॉन्फ़िगरेशन 3d2 पूछ रहा है। इधर इधर दिया वाला चार सेट्स में द लास्ट सेट टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज, उनका +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में दे आर कैरिंग 3d2 कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डी। अब देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन Cu+1 सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। हमें पता है कॉपर कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 एंड Cu+ कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आता है, +2 स्टेट में 3d9 कॉन्फ़िगरेशन आता है। जनरली अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर किया, Cu+1 स्टेबल होना चाहिए विच इज इन गैस स्टेट, लेकिन एक्वा स्टेट में Cu+1 का कंपैरिजन में Cu+2 का स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका रीजन क्या है? उसका Cu+2 के पास रहने वाला मोर पॉजिटिव चार्ज के वजह से हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसे हमें पता है, हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा हाइड्रेशन, ज्यादा स्टेबिलिटी। अब देखिए, जिरकोनियम, हैफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक साइज। अगर आपने डी ब्लॉक देखा, डी ब्लॉक में कैसे रहता है बेटे? 3d 4d 5d सीरीज रहता है। इसमें स्कैंडियम, इट्रियम, लांथनम, इधर टिटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। इधर हैफनियम के पहले 4f ऑर्बिटल रहने के वजह से, मतलब लांथेनॉइड्स का कॉन्ट्रैक्शन के वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, एंड ये 4d 5d सीरीज एलिमेंट्स का साइज बिकमिंग ऑलमोस्ट सेम। इधर भी जिरकोनियम हैफनियम का साइज नियरली बिकम इक्वल टू सेम, एंड उसका प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। इसका रीजन क्या है? हैफनियम के पहले रहने वाला कंप्लीटली फिल्ड 4f ऑर्बिटल, लांथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं उसको। अब देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इधर चार स्टेटमेंट्स दिया, या चार स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है? ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है ऑक्सीडेशन से। इधर अपने क्रोमियम देखा, क्रोमियम इसका क्रोमेट के फॉर्म में, इधर भी क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, डाइक्रोमेट में भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन उन्होंने दिया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नॉट सेम, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। जैसे Cr+2, देखो बाकी स्टेटमेंट क्यों सही है? Cr+2 लिया, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देने से 3d3 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। CFT के हिसाब से 3d3 भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, and Cr+3 ion can produce more hydration energy. The transition metal and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple। ये तो सही स्टेटमेंट है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहने की वजह से जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन गिव
variable oxidation states ड्यूरिंग रिएक्शन, सो देयरफॉर उनका कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा रहेगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये तो फैक्ट है। वैसे देखिए, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, एक्चुअली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटन, एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इधर सी आर प्लस टू दिए, सी आर प्लस टू में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सी आर प्लस टू में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप आंसर, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। दरअसल इसमें सिंपली जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला म्यू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटन, इधर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपने देखा कोबाल्ट प्लस 3 का कॉन्फ़िगरेशन 3d6, इसमें रहने वाला नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, इधर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वैसे आयरन प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा, इधर D8 कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर भी 2 रहेगा। सर इधर बेस्ड ऑन दिस एन वैल्यू अगर मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू फाइंड किया, सो ये ऑर्डर आएगा। नेक्स्ट, which of the following statement about the interstitial compounds are incorrect? उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दिया, ये 4 स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अगर आपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड नॉर्मल प्योर कंपाउंड से ही हार्ड रहता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है, एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड में वो मेटालिक कंडक्टिविटी में बदलाव नहीं आता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन दे आर लेस रिएक्टिव। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव, लेकिन उन्होंने दिया मोर रिएक्टिव, इसलिए स्टेटमेंट डी गलत है। नेक्स्ट, अब देखिए इधर 4 एलॉयस दिया, उसका 4 एलॉयस दिया, इसमें किसके अंदर नॉन मेटल है क्वेश्चन दे। देखिए इधर इनवार स्टील बेल मेटल ब्रॉन्ज, उसका कॉम्बिनेशन दिया गया। इनवार में निकल आयरन रहता है, दोनों मेटल्स हैं। स्टील में कार्बन आयरन दोनों कॉम्बिनेशन रहता है। स्टील में कार्बन एंड आयरन का कॉम्बिनेशन रहता है, कार्बन इज द नॉन मेटल, एंड बाकी बेल मेटल अगर आपने देखा कॉपर टिन आयरन, एंड ब्रॉन्ज अगर आपने देखा इसमें कॉपर एंड टिन रहेगा। सो इधर नॉन मेटल रहने के वजह से तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टील होगा। देखिए अब इधर 4 एलिमेंट्स दिया, उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा। तो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा, उनका कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी के हिसाब से ऑर्डर बताने वाले। इस सबसे ये चारों में मैंगनीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रहा है, मैंगनीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D5 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है विच इज स्टेबल। D5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड, फॉर एग्जांपल D5 लिए, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रहता है। ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी ना, ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगा D5, इसलिए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन D5 स्टेबल है। लेकिन Fe+2 देखा क्या हुआ, Fe+2 में 3d6, जैसे D6 आया इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग शुरू होने के बाद स्टेबिलिटी, अभी D6 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कंपेयरिंग विथ D5 D6 लेस स्टेबल,
एंड कंपेयरिंग विद D6 D7 और लेस स्टेबल, दैट है। लेकिन अगर आपने आयरन एंड क्रोमियम दोनों चेक किया, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 4 रहता है, लेकिन Fe+2 में ज्यादा एक्सचेंज तो चांस है, क्योंकि सेम स्पिन हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहेगा, सेम स्पिन हैविंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिलने का इधर चांस है। इसी के वजह से Fe+2 स्टिल मोर स्टेबल देन क्रोमियम। तो जो ऑर्डर हम डायरेक्टली क्वेश्चन मैंगनीज का रेफरेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल एग्जिबिट कलर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट में जनरली डी डी ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एफ एफ ट्रांजिशन के वजह से वो कलर एग्जिबिट करता है। तो जनरल बेसिक क्राइटेरिया क्या है, कलर देने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, मिनिमम बेसिक। तो इधर अगर अपने ये चारों आयन देखे, चारों आयन में सर इधर देखिए लांथनम +3, इधर La+3 लिखा आपने, लैंथनम +3 अगर आपने देखा, लैंथनम +3 में पूरा 0 आ रहा है, 6s0 एंड 5d0 है ना, तो कलरलेस, ये कलरलेस होगा, कलरलेस। अगर आपने टिटेनियम लिया, टिटेनियम में क्या हो रहा है, टिटेनियम +3 में पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, अगले इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, तो क्या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, 3d1। ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से इनके पास कलर रहता है, राइट। तो नेक्स्ट, जैसे हम प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया, लांथनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से जिरकोनियम एंड हैफनियम, एक्चुअली जिरकोनियम एंड हैफनियम हैविंग नियरली सेम साइज, तो ऑटोमेटिकली उसका आयन्स के पास भी सेम साइज ही रहता है, जिरकोनियम हैफनियम हैविंग नियरली सेम साइज, देन उसका करस्पॉन्डिंग आयन्स भी हैविंग नियरली सेम साइज। देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट with the following outer orbital configuration में exhibit largest number of, आपके प्रॉब्लम में 3D सीरीज में मैंगनीज मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देता है, मैंगनीज मैंगनीज मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देता है। तो मैंगनीज अगर आपने देखा, मैंगनीज +2 से लेके +7 तक पॉसिबल सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स देगा, +2 से लेके +7 तक। तो आंसर, अब देखिए, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंडाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इधर 4 एटम्स दिया, उसके सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अगले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगता है वो एनर्जी ऑर्डर चाहिए। तो देखिए सबसे ज्यादा पहले देखिए बेटे, पहले इलेक्ट्रॉन देखने के बाद मोनो पॉजिटिव आयन बनता है, अगले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद डाई पॉजिटिव आयन बनता है। अगर इसमें देखा, इधर सेकेंड इलेक्ट्रॉन इधर 3d2 से जा रहा है, इधर 3d3 से जा रहा है, क्रोमियम में 3d5 से जा रहा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के वजह से तो क्रोमियम का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हाई रहेगा। सो एक्चुअली higher the stability and more will be the ionization energy। द क्रोमियम सेकेंड इलेक्ट्रॉन इधर d5 कॉन्फ़िगरेशन से जाने के वजह से, d5 कॉन्फ़िगरेशन से जाने के वजह से इट इज रिक्वायर्स मोर आयनाइजेशन एनर्जी। बाकी तो नॉर्मली कैसे लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी आयन्स का साइज कम हो रहा है एंड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है, वो इस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन क्रोमियम सबसे हाईएस्ट, क्योंकि उसके पास सेकेंड इलेक्ट्रॉन मोर स्टेबल d5 कॉन्फ़िगरेशन से जा रहा है।
तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, दिस सी। नेक्स्ट, अब देखिए, इधर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द आयंस कलर्ड, सेम क्वेश्चन, मतलब इसमें उन्होंने हर ऑप्शन में दो दो पे दो दो दिया आयंस, उसमें कौन सा पेयर के पास कलर देने का चांस है। तो सिंपल थिंग क्या है, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। जनरली हमारे पास D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन आया तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं रहता है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो कलरलेस रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्कैंडियम देखा कॉपर प्लस, इन दोनों का D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उन दोनों में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, जहां ये रहेगा उधर कलर ही नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से अगर आपने ये देखा निकल यानी टिटेनियम प्लस, इसमें निकल का +2 स्टेट में D8 कॉन्फ़िगरेशन है, टिटेनियम का +3 कॉन्फ़िगरेशन में D एक इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें रहती, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से दोनों कलर देती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी। अब देखिए इधर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब पहले दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कौन सा केस में ज्यादा मुश्किल लगेगा। सिंपली 4 एटम्स दिया, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। इसमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसका हाईएस्ट पूछा। सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होने के लिए उनका साइज स्मॉल होना चाहिए, उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, मान लो इधर वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन दिए, उसका ये पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी 1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी 2, एंड अभी थर्ड इलेक्ट्रॉन ये डाई पॉजिटिव आयन से रिमूव होने वाले। ये डाई पॉजिटिव आयन्स में से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव होने वाली, दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी 3। ये तीनों एटम्स देखा तो ये तीनों में मैंगनीज के पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन ये D5 से रिमूव करना मुश्किल है, इसलिए उधर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा। तो हमारा आंसर क्या है, मैंगनीज। अब देखिए सेम, सो एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलरलेस। सेम कलर के बारे में क्वेश्चन आया है। कलर के बारे में हमें पता है, जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा कलरफुल कलर देगा, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है इट इज कलरलेस। देखो स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए ये कलरलेस होगा। हाँ, अब देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक प्रॉपर्टी। जनरली अगर आपने कंपेयर किया पीरियड टेबल में SP D F ब्लॉक, इसमें ज्यादातर आपको कैटलिस्ट के जैसे बिहेव करने का टेंडेंसी आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में दिखता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैटलिटिक प्रॉपर्टी रहने का रीजन क्या है कि जनरली कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जितना पार्टिसिपेट किया उतना रिकलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन पाथवे बदलते वक्त वो खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बदल देगा। तो इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के टेंडेंसी रखना पड़ेगा। जिस एलिमेंट के पास जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देने का टेंडेंसी रहता है वो एलिमेंट ही है, वो एलिमेंट हैविंग कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो ये हमारा आंसर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा देखिए इधर 4 मेटल ऑक्साइड्स दिया और उसका बेसिक कैरेक्टर पूछ रहे। सिंपल आपके मालूम है पीरियड में डी ब्लॉक का पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज कम होता जाता है। एक्चुअल 3D सीरीज में अगर आपने देखा देर आर सम इरेगुलरिटीज, एटम का साइजेस में ज्यादा इरेगुलरिटीज मिलता है लेकिन आयन साइजेस में कम इरेगुलरिटीज मिलता है। इधर लेफ्ट टू राइट अगर आपने चेक किया टिटेनियम से लेके आयरन तक साइज, मतलब आयन्स का साइज ऑलमोस्ट, अगर आपने एटम साइज देखा तो देर इज ए इरेगुलरिटी, बट आयन साइज तो देर इज ए रेगुलर डिक्रीज रहता है। तो जैसे साइज डिक्रीज हुआ तो
बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होते जाएगा। ये फजान्स रूल्स के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, है ना। अब देखिए, सिर्फ जैसे हम प्रीवियसली डिस्कस किया, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटे, बाहर 4s2 3d5। अभी मैंगनीज के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। मैंगनीज कैन गिव मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7, एंड +2 से लेके +7 तक पॉसिबल सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये दे सकते हैं। ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन फिर वापस कलरलेस, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कलरलेस है। इधर अभी देखिए, इधर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में 5 स्टेटमेंट्स दिए, उसमें इनकरेक्ट कौन सा, देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सपेक्ट एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म +2 ऑक्साइड विच आर आयनिक। ये बात सही है, स्कैंडियम नॉट एबल टू गिव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि स्कैंडियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड मिला ही नहीं अभी तक। देन अभी द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, अभी स्कैंडियम देखा, अभी स्कैंडियम से लेके सेकंड स्टेटमेंट, स्कैंडियम से लेके टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, अगर इसको देखा हमें, इधर स्कैंडियम के बाहर 4s2 3d1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो बाहर रहने वाले 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैसे टिटेनियम 4s2 3d2 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, +4। वैसे ये 4s2 3d3 ये 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, +5। वैसे क्रोमियम 4s1 3d5 6 इलेक्ट्रॉन दे के +6 दे सकते हैं। वैसे मैंगनीज +7 दे सकते हैं। मतलब स्कैंडियम से लेके मैंगनीज ऑक्साइड तक उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे सकते हैं, विच आर इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। तो बी स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन अगर आपने थर्ड स्टेटमेंट देखे, सी स्टेटमेंट, तो आपको मालूम है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक नेचर रहता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर घटता है। अगर आपने V2O3, V2O4 एंड V2O5 देखा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5। इधर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक, अगर बेसिक नेचर अगर हम चेक किया तो बेसिक नेचर ऐसे उल्टा रहा था, V+3 ग्रेटर देन V+4 ग्रेटर देन V+5। लेकिन उन्होंने क्या दिया, बेसिक एट बढ़ रहा है दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। राइट है। वैसे V2O4 डिजॉल्व्स इन एसिड, एक्चुअल एसिड्स में ये ऑक्सो कैटायंस देता है। ऑक्सो कैटायन मतलब कैसे, एसिड के साथ इट विल गिव VO+2, लेकिन बेसिस के साथ इट कैन गिव ऑक्सो एनायंस। दैट इज उन्होंने क्या दिया, एसिड्स, एसिड के साथ ये ऑक्सो कैटायन, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। CrO3 एम्फोट्रिक इन नेचर, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बेसिक इन नेचर, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये। अब देखिए, न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम, KMnO4 मीडियम के हिसाब से उनका रिड्यूस्ड स्पीसीज बदलता है। MnO4 माइनस अल्कलाइन मीडियम में कैसे, MnO2 में रिड्यूस हो जाएगा, अल्कलाइन मीडियम में रिड्यूसेस टू MnO2। इधर मैंगनीज का ऑक्सीजन स्टेट +1 पर मैंगनेट, इट कन्वर्ट इनटू मैंगनीज डाइऑक्साइड, है ना। ये स्टैंडर्ड चेंज है अल्कलाइन मीडियम में। अब देखिए मैंगनेट पर मैंगनेट, दिस इज द मैंगनेट, मैंगनेट MnO4 -2, ये पर मैंगनेट। तो इन दोनों में रहने वाला पाई बॉन्ड कौन सा टाइप का पाई बॉन्ड है, डी पाई पी पाई बॉन्ड है इन दोनों में। मतलब ये डी मेटल का मैंगनीज का कंट्रीब्यूशन है, ये डी आरपीएल जो है मैंगनीज का डी कंट्रीब्यूशन है, ये पी आरपीएल जो है वो पी आरपीएल ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन में डी आरपीएल रहता ही नहीं। तो इसलिए ये पाई बॉन्ड कैसे कैसे टाइप का बॉन्ड है, डी पाई पी पाई, मतलब डी कंट्रीब्यूट फ्रॉम बाय मैंगनीज एंड वो पी कंट्रीब्यूटेड बाय ऑक्सीजन। इन दोनों में रहने वाला डी पाई पी पाई बॉन्ड्स है, तो इसीलिए देखो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी होने का।
अब देखिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट डी ट्रांजिशन। एक्चुअली अगर आपने इसमें देखा CrO4-2, इसमें क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 एंड Cr2O7 2- इधर क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रहता है, इधर D0 कॉन्फिगरेशन आता है, D0 है ना। MnO4- इसमें Mn+7 है, ये भी D0 कॉन्फिगरेशन है, लेकिन MnO4-2 इसमें मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का +6 है, अभी इसका D1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये कॉन्पेयर इलेक्ट्रॉन रहने के वजह से मैंगनीज पैरामैग्नेटिक नेचर भी है, एंड डी इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से ये डी ट्रांजिशन दे के भी कलर एग्जिबिट कर सकते हैं। बाकी D0 इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका कलर के लिए रीजन चार्ज ट्रांसफर बोल के रहता है, चार्ज ट्रांसफर, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोल के कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट बाकी का कलर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैंगनेट में रहने वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से डी ट्रांजिशन देगा, कलर ऑब्जर्व होगा। अब देखिए, नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड केमिक। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर किसी रेड्यूसिंग एजेंट के सोबत रिएक्ट हुआ तो इमीडिएटली इट विल डीकलराइज। अगर आपने देखा, ये तो फास्फोरस को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कार्बन भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड कैन बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन रिएक्ट विद KMnO4। KMnO4 के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, मतलब KMnO4 डीकलराइज हो रहा है ना, उससे कलर लॉस हो रहा है ना। सो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, SO2। नेक्स्ट सेम है, तो क्रोमियम जनरली K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनके एसिडिक मीडियम में जनरली ये रिएक्शन करवाने वाले एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 कभी भी आपको डाइक्रोमेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, इट रिड्यूसेस इटसेल्फ टू 2Cr+3 विच इज इन जनरल ग्रीन कलर में रहता है। तो हमारा आंसर क्या है, ग्रीन Cr2SO4 थ्राइस, मतलब क्रोम डाइक्रोमेट हमेशा कन्वर्ट इनटू Cr+3 इन एसिडिक मीडियम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो हमारा आंसर इज बी। अब देखिए, तो रिएक्शन ऑफ KMnO4 एंड H2O2। KMnO4 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2O2 इधर रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा, ये दोनों नेसेंट ऑक्सीजन दे सकते हैं, KMnO4 भी दे सकते, KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इधर H2O2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल बी रिड्यूस्ड, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। अभी द ऑक्सीजन रिलीज्ड एज O2 and KMnO4 in acidic medium reduces itself to Mn+2। KMnO4 acidic medium में Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा रिड्यूस होने वाले, MnO4 हमेशा एसिडिक मीडियम में H Mn+2 में रिड्यूस होने वाले, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी। अच्छा देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें 4 स्टेटमेंट दिया, 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अच्छा, अगर हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस लिया, लाइक टाइट्रेशंस वगैरह, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दिए, उसमें K2Cr2O7 Na2Cr2O7 ऑब्जर्व किया, जनरल हम K2Cr2O7 को ही वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इस्तेमाल करेंगे, Na2Cr2O7 को यूज नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या है कि Na2Cr2O7 हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसके वजह से जब आपने कंपाउंड वेई करना मुश्किल मुश्किल हो जाएगा, उसका वेट नॉर्मल एटमॉस्फेयर में वेइंग करना उसका मुश्किल हो जाएगा, इसलिए K2Cr2O7 हमेशा प्रेफर करेगा, लेकिन उन्होंने दिया Na2Cr2O7 प्रेफर करेगा बोल के, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट गलत है, जो हमारा आंसर है नॉट ट्रू स्टेटमेंट है।
जैसे प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट इनटू Cr+3 विच इज ग्रीन कलर कंपाउंड। इसमें रहने वाला देखिए इधर सल्फर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद रिड्यूस होने वाले Cr+3 में, लेकिन सल्फाइट को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करने वाले, वो सल्फाइट के साथ है ना, वो सल्फाइट के साथ वो Cr2SO4 थ्राइस देगा। That is, gadolinium has low value of third ionization energy. So simple logic क्या है कि ionization energy low लग रहा है, जनरली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहा तो ionization energy ज्यादा लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो उनका ionization energy थोड़ा लेस रहेगा। सेम वही गैडोलिनियम में हो रहा है, गैडोलिनियम उनका +3 स्टेट में 4f7 कॉन्फ़िगरेशन ला रहा है, मतलब IE1, IE2, IE3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना। सर अगर 4f7 मिला, 4f7 मतलब उसमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहने के वजह से एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है भाई, इधर हाई एक्सचेंज एंथैल्पी, तो ठीक है, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। अब देखिए, तो फिर वापस लांथेनाइड्स के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिया, ये 4 स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा, ठीक है। लांथेनाइड्स में ये रहता है कि लांथेनाइड्स में रहने वाला इनिशियल एलिमेंट्स क्या रहता है, उसका बिहेवियर ऑलमोस्ट कैल्शियम के जैसे रहता है, ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट है, कैल्शियम के सिमिलर रहता है, लेकिन हेवियर लांथेनाइड्स लिया, मतलब रिमेनिंग हाफ लिया, उसका बिहेवियर सिमिलर टू अल्यूमिनियम रहता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ऑल द लैंथेनॉन्स आर मच मोर रिलेटिव देन अल्यूमिनियम, तो ये सही नहीं है, तो यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए इसमें उन्होंने यूरोपियम, गैडोलोनियम, टेर्बियम, तो लांथेनॉइड्स दिया, उनका कॉन्फ़िगरेशन दिया। लांथेनॉइड्स में लांथनम एंड गैडोलोनियम एंड लुटेशियम, लैंथनम सॉरी सीरियम, गैडोलोनियम, लुटेशियम, इसमें आपको D1 कॉन्फ़िगरेशन आता है, देखिए जरा हम देखने के लिए मिल जाएगा D1 कॉन्फ़िगरेशन। उसके पहले रहने वाला एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन कम रहता है, वो D1 में नहीं रहता है, उसके बाद में रहने वाला एलिमेंट में D नहीं रहता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इसलिए इधर देखो F7D1 इधर 8 है, ये दोनों मिलके। अभी नेक्स्ट एलिमेंट में D नहीं रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पूरा 9 F में देखने के लिए मिलता है, सीधा कॉन्फ़िगरेशन का फैक्ट है। तो सेम जैसे प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, गैडोलोनियम कॉन्फ़िगरेशन में D1 कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये D1, गैडोलोनियम में D1 F7 कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है। डेट लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के रीजन क्या है, उनके अंदर रहने वाला पोर शील्डिंग 4f ऑर्बिटल्स है, तो इसलिए नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग टेंडेंसी ऑफ f ऑर्बिटल हमारा ऑप्शन है। अब ये देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयंस आर डायमैग्नेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, पूरा इलेक्ट्रॉन फील्ड होना चाहिए, नहीं तो खाली होना चाहिए। सर इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने देखा, इटरबियम उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दे रहा है,
F14 मतलब कंप्लीटली फिल्ड है, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो रहा तो ऑटोमेटिकली वो डायमैग्नेटिक इन नेचर है अన్నట్టు। अब देखिए, अच्छा ये इंपॉर्टेंट एरिया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। देखो इधर ये दिया वाला चार स्टेटमेंट्स में फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपने देखा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव लिंकेजेस, एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑब्जर्व किया, एज ए रिजल्ट ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन द प्रॉपर्टीज ऑफ 4D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव नो सिमिलैरिटीज विद द 5D सीरीज। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 3D 4D 5D। ये 5D सीरीज के अंदर क्या हो रहा है, फॉर शील्डिंग 4f ऑर्बिटल रहने वाला लैंथेनाइड्स आ गए, ये लैंथेनाइड्स के वजह से ये 5D सीरीज एलिमेंट्स में कॉन्ट्रैक्शन आ गए। तो कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से साइज अगर अपने कंपेयर किया 3D से 4D ज़्यादा, 4D से 5D नियरली सेम पोजिशन आता है, मतलब 4D 5D में सिमिलैरिटीज एटॉमिक साइज को लेके और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। एक्चुअल देयर इज ए सिमिलैरिटी बिटवीन 4D एंड 5D, उन्होंने दिया नो सिमिलैरिटी दी, इसलिए हमारे लिए स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है। अब देखिए, तो ये तो सीधा लैंथेनाइड्स कैसे है, सीरियम से लेके लुटीशियम तक। लैंथेनाइड कैसे रहते बेटे, सीरियम से लेके लुटीशियम तक, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक, उसको 4f सीरीज कहेंगे। ये 4f सीरीज तो सीधा 6th पीरियड में रहेगा, तो आंसर इज सी। तो लैंथेनाइड्स देखा, अगर आपने देखा लैंथेनाइड्स में लेफ्ट टू राइट, तो उसके पहले रहने वाला लैंथेनम भी अपने लिया, लैंथेनाइड, लैंथेनाइड सीरियम से लुटीशियम तक रहेगा, सीरियम से लेके लुटीशियम तक रहेगा। उसके पहले रहने वाला डी ब्लॉक वाला लैंथेनम भी अगर आपने कंसिडर किया, उधर से लेके लुटीशियम +3 तक साइज ग्रेजुअली कम होता है, तो जनरली इसी को हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। सो लैंथेनम +3 से लेके लुटीशियम तक देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज, इधर इसलिए लैंथेनम से लेके लुटीशियम तक साइज में कम होगा। सर अगर अपनी ये इट्रियम है, ये तो सीधा 4D सीरीज का, ये तो 5D सीरीज में आता है, इसका साइज लेस देन दिस लैंथेनाइड्स। तो फाइनली हम बता सकते हैं लैंथेनम से लेकर लुटीशियम तक देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज विच इज नोन एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इसको ऊपर रहने वाले पीरियड में रहने की वजह से इट्रियम का साइज इन सबसे कम है। तो ये तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड देखिए, इसमें डी देखिए इधर n-F1 to 14 है, एंड डी n-1 डी का n-2 जनरल हम कैसे लिखेंगे, n-2 F1 to 14 एंड n-1 डी 0 to 1 ns2। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन इज ये। अब देखिए सेम लांथनम हम जैसे डिस्कस किए, साइज क्या हो रहा है, लांथनम से लेके साइज डिक्रीज होते जा रहा है, कब तक, लुटीशियम तक कम होते जा रहा है, लुटीशियम +3 तक कम होते जा रहा है। तो साइज कम होते जा रहा है तो बेसिक नेचर भी कम होते जाता है। अगर आपने बेसिक नेचर अगर आपने देखा, बेसिक नेचर लांथनम ट्राई हाइड्रोक्साइड से लेके लुटीशियम ट्राईहाइड्रोक्साइड तक बेसिक नेचर कम होते जा रहा है। तो इट इज द हाईली बेसिक, लेकिन उन्होंने क्या दिया, लैंथना हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक दी, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत है। उनको भी वही चाहिए, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो आंसर ये होगा। अभी देखिए इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा,
तो एक्चुअली उन्होंने क्या दिया, मोस्ट ऑफ द ट्राइवैलेंट लैंथेनॉइड्स आर कलरलेस, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली जिनके पास जीरो कॉन्फ़िगरेशन है, F0 आया नहीं है तो F49 वही कलरलेस है, बाकी कलर रहता है। इसलिए हमारे लिए स्टेटमेंट सी गलत है ना? सब देखो बेटे, द रीजन एक्टिनॉइड्स गिव्स मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन लैंथेनॉइड्स। अगर आपने लैंथेनॉइड्स दिया, लैंथेनॉइड्स में, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स में दोनों में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, लैंथेनॉइड्स में +3 के अलावा +2 +4 भी देगा। लेकिन एक्टिनॉइड्स अगर आपने देखा, मोस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेके +7 +8 मतलब +7 तक भी वो दे रहा है, +2 से लेके +7 तक दे रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि लैंथेनॉइड का कंपैरिजन में एक्टिनॉइड्स क्यों ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दे रहे? सिंपल थिंग ये है कि एक्टिनॉइड्स में, एक्टिनॉइड का कंपैरिजन में, फॉर एग्जांपल लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कंपेयर किया तो लैंथेनॉइड्स में 4f ऑर्बिटल रहता है, वो ज्यादा नियर बाय न्यूक्लियस रहता है, ज्यादा बरीड रहता है। लेकिन एक्टिनॉइड्स में वो थोड़ा न्यूक्लियस से दूर रहता है और उसके एनर्जी रेंज भी नियरली सेम रहता है, मतलब नियरली इक्वल एनर्जी हैविंग ऑर्बिटल्स है। ये 7s 6d 5f ऑर्बिटल्स उनके नियरली इक्वल एनर्जीज, मतलब कंपेरेबल एनर्जीज आने के वजह से उनका अवेलेबिलिटी टू पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीजेस, इसलिए इधर आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, तो सेम पॉइंट, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट एग्जिबिटेड बाय एक्टिनॉइड्स, यही है। तो जैसे हम प्रीवियसली बताया, 4f क्या हो रहा है, 4f ऑर्बिटल ज्यादा बरीड हो रहा है और न्यूक्लियस को नजदीक जा रहा है। लेकिन एक्टिनॉइड्स में क्या हो रहा है, 5f 6d और प्लस एनर्जी डिफरेंस जो है वेरी लेस, इसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी में आएगा, इसलिए ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स देगा। तो आंसर सी। तो द लास्ट वन, HgCl2 and I2 both dissolved in water containing I-। मर्क्यूरी का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हमें ये भी मालूम है Cl- के कंपैरिजन में I- स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो I- कैन रिप्लेस Cl-। सो इधर मर्क्यूरी का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने के वजह से ये 4 लिगैंड तक ले सकते हैं। वैसे I2- I- के साथ I3- ये पॉली हैलाइड आयन देता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, Hg I4 2- and I3-। थैंक यू।